गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गूगल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को करंट अफेयर की एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे पॉलिटी से रिलेटेड था। संविधान से मैंने आपसे पूछा था यदि भारत सरकार उधार लेना चाहती है तो इसकी अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि अगर भारत सरकार मान लीजिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब इंडियन गवर्नमेंट पर्सनल जो रीजन होंगे उनके कारण तो उसके लिए तो लोन लेगी नहीं या ऋण लेगी नहीं। जाहिर सी बात है कंट्री के लिए या जो संविधान अनुमति देता है उसके अनुसार ही लेगी। तो एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 292, अनुच्छेद 292 के तहत भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है वो उधार या ऋण ले सकती है। जैसे चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ADB हो या कोई कंट्री हो, इनसे वो उधार ले सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 292 ये उसको ऐसा करने की अनुमति देता है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। एक और आर्टिकल होता है 293 राज्य की जो सरकारें होती हैं उनको उधार लेने की अनुमति देता है। वो राज्य सरकारें भी उधार ले सकती हैं किस अनुच्छेद के तहत? 293 के तहत। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। दिया हुआ है गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। अब आप घर बैठे रोजगार सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। एक ऐप है जिसमें जितने भी वैकेंसीज़ होंगी प्राइवेट सेक्टर की, सबके बारे में जानकारी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर चीज़ की जानकारी आपको जो है उसी ऐप के माध्यम से मिल जाएगी और वह उसी ऐप से आप उसमें आवेदन भी कर सकेंगे। ऐप का नाम है कोरोमा जॉब ऐप। इमेज देख रहे हैं, यही है कोरोमा जॉब ऐप। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे बात करें अगर हम, तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें, दिया हुआ है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। अभी रिसेंटली जो है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2000 प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 याद रखिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? B और C दोनों। राइट, चलिए अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कैंसर के बारे में या क्या क्या फैक्ट इसमें जो हैं उनके बारे में। तो किसने इसको जारी किया है वो आप समझ गए हैं, 2 लोगों ने मिलकर जारी किया है। एक है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। ये बेंगलोर में है और ये आप जानते हैं दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, इसमें इस रिपोर्ट में कैंसर की भारत में कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और उपचार से संबंधित जानकारियों को क्या किया गया है? प्रेषित या फिर जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उन पर अगर हम बात करना चाहें, कुछ पॉइंट हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि भारत में कैंसर के मामलों में 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, यानी लगभग एक तरीके से देखें तो 15.5 लाख और पेशेंट जो है 2025 तक कैंसर के बढ़ जाएंगे। और इसका प्रमुख कारण क्या रहेगा? तंबाकू। 27% कुल मामले जो हैं भारत में जो कैंसर के हैं वो तंबाकू के कारण हुए हैं। ठीक है, तो तंबाकू बुरी तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करती है अगर हम कैंसर के नज़रिए से देखें तो। अब आगे बात करें तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे होंगे, 4 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया जाता है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर जो कंट्रोल है UICC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इमेज देख रहे हैं आप इजराइल की, इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुछ इसके बारे में बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी रिसेंटली हमारा सांस्कृतिक समझौता हुआ है इजराइल के साथ, याद रखिएगा 18 मई 1993 को ही ऐसा एक समझौता हुआ था
ये उसी पर आधारित है, ठीक है, ये उसी पर आधारित है। अच्छा, इस समझौते के अंतर्गत क्या होगा, ये समझौता कब से कब तक चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 2020 से लेकर 2023 तक के लिए ये समझौता भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। अब इसके तहत होगा क्या कि इजराइल का जो पुरातात्विक प्राधिकरण है और जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, ठीक, इन दोनों की सहायता से सांस्कृतिक विरासतें और पुरातत्व की सुरक्षा में सहयोग को प्रोत्साहित करना और साहित्यिक आयोजन करना। तो जो भी हमारा जो कल्चरल जो इमारतें हैं और कल्चरल जो हमारा साहित्य है उसको बढ़ावा देना और जो इमारतें हैं उनका जो है संरक्षण करना, ये इन दोनों का मुख्य काम रहेगा। और साथ ही साथ जो है एक दूसरे की भाषा तथा एक दूसरे के यहाँ के बनने वाली जो फिल्में हैं उनको भी जो है बढ़ावा देना। ठीक, तो सांस्कृतिक जो है सहयोग में एक दूसरे ने किसको जो है एक दूसरे सहयोग के लिए एक दूसरे ने समझौता किया, वो आपके भारत और इजराइल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल में ही किसके द्वारा कोरोना वायरस वीडियो गेम लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस वीडियो गेम, याद रखिए इमेज देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो कोरोना वायरस वीडियो गेम है, अगर इसकी बात करें तो इसको लॉन्च करते समय इन्होंने कहा कि यह गेम महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सीखने का एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका बताएगा। अब इस गेम में आप क्या करेंगे, खेलेंगे तो आपको कोविड-19 से बचने जैसा कुछ होगा, अभी मैंने देखा नहीं है, और आप जो रियल में आप यूज़ करते हैं उपकरण कैसे बच सकते हैं कोविड-19 के, वही शायद इस गेम में भी दर्शाया गया होगा। ठीक है, तो जब तक टीका या वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती है कोरोना की, तब तक हमको जो है बचाव ही एकमात्र हमारा टीका है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें, दिया हुआ है ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। तो ये 222 करोड़ रुपए, और ये बहुत कम समय के लिए है, मे बी 4 साढ़े 4 महीने के लिए ये स्पॉन्सरशिप जो है वो ड्रीम 11 के पास गई है। ठीक है, तो ड्रीम 11 जो है वो वीवो के स्थान पर अगला स्पॉन्सर होगा हमारा IPL का। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल में ही किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि वह शासकीय नौकरियां केवल स्थानीय निवासियों को ही मिलेंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। मामा जी ने, यानी जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने कहा है प्यारे भांजे और भांजियों, अब आपको जो है राज्य में आप ही को जो है विशेष ध्यान में रखा जाएगा और यहाँ की नौकरियों पर सर्वप्रथम आपका ही पहले अधिकार होगा। ठीक है, और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उन पर भी विचार किया जा रहा है, उनको भी करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला मुझे नहीं लग रहा सही है, क्योंकि फिर ये तो जम्मू कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में लोकल निवासियों को ही नौकरियों पर अधिकार था। फिर ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल जो 16 है उसका कहीं ना कहीं जो है वो उल्लंघन है। आर्टिकल 16 क्या करता है कि सबको नौकरियों में जो है सरकारी नौकरियों में खासकर अवसर की समानता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला, जैविक किसान मतलब ऐसे किसान जो रासायनिक जो कीटनाशक वगैरह होते हैं उनका उपयोग ना करके जो है प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, वो जैविक किसान हम लोग बोलते हैं। उनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, पहला स्थान है। और कुछ पॉइंट इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा कृषि कल्याण मंत्रालय है, याद रखिएगा, कृषि और उन किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान और जैविक खेती के तहत 9वें स्थान पर है। ठीक है, यानी जैविक खेती क्षेत्र में 9वें स्थान पर है, किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, पहले स्थान पर है। अच्छा, कुछ पॉइंट और बता दूं कि कुछ समय पहले सिक्किम पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया था। त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्य भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। त्रिपुरा, उत्तराखंड, आगे चलकर कुछ और राज्य भी पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाले ही राज्य हो जाएंगे। भारत में या दुनिया का सबसे पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन हो गया पूरी तरीके से, तो वो आपका सिक्किम, याद रखिएगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि भारत में अगर जैविक खेती की बात करें तो 2015 में रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट और पारंपरिक कृषि विकास योजना नामक 2 समर्पित कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। 2 कार्यक्रम जो हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए स्टार्ट किए गए थे 2015 में, रासायनिक जो खेती होती है उसको समाप्त करने के लिए। अब
जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती में मुख्य रूप से कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं या कौन सी फसलों का निर्यात किया जाता है, तो इसमें आपका जो है सनबीज हो जाएगा, तिल हो जाएगा, सोयाबीन, चाय, औषधियाँ, पौधे, चावल और दालें, ये मुख्य रूप से इनका निर्यात किया जाता है। अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 79वां, जो कि बहुत ही पुअर है। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में अगर बात करें तो हमारा स्थान बहुत ही पुअर है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, और साथ ही साथ इंटरनेट पर ख़त्म करने वालों की अगर बात करें तो मे भी हमारा कंट्री टॉप 10 में शामिल है। चलिए एक पॉइंट मैं इसमें आपको बता देता हूँ, रिसेंटली क्या हुआ था, ये हमको आंकड़े मिले कहाँ से। रिसेंटली डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 ने ये आंकड़े जारी किए थे, जिसमें भारत को 79 रैंक मिली है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है, तो ये हो जाएगा एप्पल। एप्पल जो है पहली अमेरिकी कंपनी बन गई, विश्व की पहली कंपनी नहीं बनी है, अमेरिकी कंपनी बन गई है। अच्छा, अमेरिकी कंपनी हो गई है 2 ट्रिलियन वाली। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब की एक कंपनी है सऊदी अरामको, ये पहले से ही जो है 2019 में ही $2000 अरब का बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी है, यानी 2 ट्रिलियन की जो पूंजी है ये पहले ही हासिल कर चुकी है। अमेरिकी कंपनी पहले कौन बनी है, तो याद रखिएगा एप्पल। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया है, तो आचार्य बालकृष्ण के ही भाई हैं जिनका नाम है राम भारत, इनको नियुक्त किया गया है। और आचार्य बालकृष्ण ने अपने स्वास्थ्य के कारण जो है अब ये इस्तीफा दे दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से। कुछ पॉइंट इस बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, राम भारत याद रखिएगा, अब रुचि सोया के क्या होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। अब राम भारत मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, लेकिन जो आचार्य बालकृष्ण है वो चेयरमैन बने रहेंगे, ठीक है। अच्छा, राम भारत का कार्यकाल 19 अगस्त से दिसंबर 2022 तक रहेगा, 19 अगस्त 2020 से दिसंबर 2022 तक रहेगा। अब रुचि सोया के नए जो CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है संजीव अस्थाना। अच्छा, कुछ पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ आचार्य बालकृष्ण के बारे में। 25 साल से साथ हैं रामदेव और बालकृष्ण आचार्य, दोनों साथ में हैं। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव बीते 25 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। 1995 में दोनों ने मिलकर दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की थी और उसके बाद 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई। दिव्य फार्मेसी की शुरुआत कब हुई है, 1995 में। पतंजलि की शुरुआत कब हुई है, 2006 में। रुचि सोया जो कंपनी, उसकी बात करें तो 34 साल पहले इस कंपनी की स्थापना दिनेश सहारा ने 1986 में की थी, ठीक है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। रुचि सोया 34 साल पहले 1986 में दिनेश सहारा ने इसकी स्थापना की थी। दिवालिया हो गई, काफ़ी इस पर कर्ज था और इसको खरीदने की अडानी और रामदेव में होड़ लग गई, फाइनली रामदेव ने इसको खरीद दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है, तो $1 बिलियन। $1 बिलियन जो है वो एक साथ नहीं दिया जाएगा, टुकड़ों में दिया जाएगा। किसके द्वारा, ADB के द्वारा किसको दिया जाएगा, ये भारत सरकार को। और ये इसके तहत क्या किया जाएगा, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है, काम चल रहा है उस पर। और इसके शुरू होते ही क्या होगा कि आसपास जो स्थानीय परियोजनाएं हैं या परिवहन है उसको बहुत मदद मिलने वाली है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, राकेश अस्थाना को हाल में ही सीमा सुरक्षा बल का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नंबर पूछ दिया है इस बार, तो 27वां याद रखिएगा, ये हैं आपके राकेश अस्थाना। इन पर पिछले वीडियो में काफ़ी बात हो चुकी है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। दिया हुआ है, भारतीय मूल के किस चिकित्सक को UK के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर करंट अफेयर के वीडियो इस चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो रेगुलर करंट अफेयर अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।